बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क में होने वाली सियासत के हवाले से सियासी मंजरनामे को आज मौज़ूए बहस लेके आएँगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत वफ़ाक की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि बरतानिया की हुकूमत के साथ एक मुआहिदा तय कर लिया जाए, जिस मुआहिदे के तहत वहाँ पर जो जो लोग हुकूमत पाकिस्तान को, हमारी अदालतों को यहाँ पर मतलूब हैं, उन लोगों को पाकिस्तान लाए जाने के हवाले से एक ट्रीटी साइन कर लिया जाए, जिसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई। वफाकी वज़रा पर ये कमेटी मुश्तमिल थी, जिसमें वज़ारत दाखिला के जो मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने इसको चेयर किया और इसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जिनको मौज़ूए बहस लाए। जिसमें पहली चीज़ ये है कि कुछ ऐसे नकात हैं जिसके ऊपर बरतानिया से भी मुशावरत बाकी है। बरतानवी हुकाम से मुशावरत के बाद काबीना के अंदर इसको मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आज दूसरी चीज़ जो प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वो है इंतखाबी इस्लाहात और एहतसाब के अमल के हवाले से, कि इंतखाबी इस्लाहात और एहतसाब के अमल को लेके हुकूमत पाकिस्तान वफाकी वज़रा खासे डिटरमिन्ड हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने भी इसके हवाले से ट्वीट किया और उनका कहना ये था कि ये हम करके रहेंगे, जबकि इसके ना होने में बड़ी रुकावट अपोज़िशन की जमातें 2 हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और वो जब भी उनसे ऐसी किसी भी मौज़ू पे या ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में बात की जाए, तो वो सबसे पहले अपने केसेस के अंदर रिलैक्सेशन जो है वो हासिल करना चाहते हैं। गुफ्तगू का खैर बाकायदा आगाज़ करते हैं, अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करते हैं कि सारी सूरत-ए-हाल है। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं उमर डार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा उमर डार साहब। ये बताइएगा डार साहब के हुकूमत पाकिस्तान नवाज़ शरीफ साहब को भेजती है अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा, अपने तसल्ली करके, और अब उनको वापस लाने के लिए जो है वो ख़ासी जो है वो डिटरमिन्ड दिखाई देती है। व्हाई दिस इज़ हैपनिंग? क्या हम पहले गलत कर रहे थे या अभी हम गलत कर रहे हैं? देखिए जी मुर्तज़ा भाई, मैं नवाज़ शरीफ साहब के मामले में आपको पहले तो याद कराना चाहूँगा कि व्हेन ही वाज़ इन पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान में थे और उनकी तबीयत को लेकर जो मीडिया के ऊपर उस वक़्त भंचाल आया हुआ था कि उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो गिर रहे हैं। और आपको याद होगा कि एक पूरी मुल्क में फ़िज़ा बना दी गई कि खुदा न ख़ास्ता अगर नवाज़ शरीफ साहब को कुछ हो जाता है तो उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आएगी। हुकूमत उस वक़्त भी चाहती थी कि नवाज़ शरीफ साहब को अगर बाहर भेजना ही मकसूद है तो किसी ऐसे मैकेनिज़्म के तहत इनको बाहर भेजें जहाँ से इनकी वापसी भी मुमकिन हो सके। बहरहाल आपको याद होगा अदालती फ़ैसला आ गया नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में। गवर्नमेंट ने तो एक अच्छी खासी रकम जो है वो ज़मानत के तौर पर रिक्वायर की थी हुकूमत पाकिस्तान ने। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गारंटर बन गए। मियाँ साहब जहाज़ में चढ़ने से पहले की उनकी सूरत-ए-हाल कुछ और थी, और जो ही वो बरतानिया के जहाज़ में बैठते हैं तो सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ हो जाती है। अब वो वहाँ बैठकर फिर तबीयत तो एक तरफ रह गई, जिस जिस जारहाना अंदाज से उन्होंने फौज के ऊपर भी गोलाबारी का सिलसिला जारी कर दिया, वो भी आपको याद होगा। मियाँ साहब लेकिन वहाँ डार भरपूर सियासत कर रहे हैं। साहब और अनफिट करार दिया था। आपको याद होगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो बड़ी एक्टिव भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर भी हैं, ये मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की थी और उसके बाद इस बोर्ड ने ये फैसला किया था कि उनकी मेडिकल कंडीशन दुरुस्त नहीं है। तो इसके अंदर तो ज़ाहिर है मीडिया का या देखिए, बाकी एक ओवरऑल हाइप का तो नहीं है। मुर्तज़ा भाई, पहली तो मैं आपको गुज़ारिश करूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिदा ने तो बज़ाते खुद उनका ब्लड लेकर टेस्ट करने के लिए नहीं भेजा था। यकीनन वो कोई निचली सतह पे ही हमला होगा। हुकूमत ने तो वो फैसला किया जो रिपोर्ट्स आ रही थी, जो रिपोर्ट्स कह रही थी। अब रिपोर्ट्स हुकूमत पाकिस्तान जो मियाँ साहब का जो बरतानिया जाने के बाद सूरत-ए-हाल बनी है, तो वो तो सारी कौम ने देखा है कि महज़ एक ड्रामा ही लगा है। तो यहाँ जो उन्होंने मैनेजेबल जो भी जैसे भी किया, मैं इस बात पे भी आपसे एग्री करूँगा कि यकीनन कहीं न कहीं जो हमारी पंजाब की हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसका भी इसमें कहीं न कहीं कोई नेग्लिजेंसी होगी। लेकिन बाद-ए-ज़ां मियाँ साहब, आपको पता है कि वहाँ बरतानिया में जाकर माशाअल्लाह हशाश-बिशाश, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन मियाँ साहब
नहीं, ये कोई पहली मर्तबा मुल्क से बाहर जाने का कोई काम ये उनका पहला मरहला नहीं है। आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में भी मियाँ साहब जो थे वो मुल्क को खैरबाद कह के चले गए थे। बल्कि मैं आपके चैनल के तवस से मैं मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तानी कौम को ये सवाल रखना चाहूँगा कि कोई ऐसा कप्तान जिसका जहाज अगर मंझदार में फंसता है तो वो कप्तान ही सबसे पहले जो है वो अपनी जान की हिफाजत करने के लिए जो है वो छलांग लगा देता है, और उसको कोई इस बात की सोच नहीं है कि जहाज में बैठी सवारियां जो हैं उनका क्या करना है, उनके लिए उसे क्या बनाना है। यानी ये वो कप्तान है मियाँ साहब जो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी सबसे पहले जहाज से छलांग लगा के सारी मुस्लिम लीग नून को बेयारो मददगार छोड़कर चले गए, और अब फिर दोबारा मियाँ साहब जो हैं वो सबसे पहले छलांग लगाते हैं और सारी पार्टी को बेयारो मददगार छोड़ के तो बरतानिया चले जाते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। बैरिस्टर आमिर हसन साहब की तरफ जाना चाहूंगा, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब, हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात करना चाहती है, हुकूमत एहतसाब के अमल को मजीद शफाफ बनाना चाहती है, मजीद एडवांस बनाना चाहती है, उसमें टेक्नोलॉजी जिद्दत वगैरह भी लेके आना चाहती है। अब जिद्दत टेक्नोलॉजी इंतखाबी इस्लाहात से भी जुड़ी हैं और एहतसाब के अमल से भी जुड़ी हैं। मुझे याद है बल्कि हमारे प्रोग्राम में डिप्टी जो चीफ थे इलेक्शन कमीशन के, वो भी आए इलेक्शन कमीशन के। उन्होंने आके कहा कि जी पीपल्स पार्टी वो जमात थी जिसने, या जरदारी साहब वो लीडर थे जिसने मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा एम्पावर किया। अफजल खान साहब थे, वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी ने मुझे बहुत ज्यादा एम्पावर किया और अपने काम किया कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तगड़ा करें पाकिस्तान, इसके टेस्ट हुए, ट्रायल हुए। तो आपने आपके इस्लाहात लाई, आपने काम किया, दिए, तो अब आप इसके खिलाफ ऑपोजिशन को क्यों कहना पड़ता है कि आप लोग चाहते नहीं कि इस्लाहात हो, आप लोग चाहते नहीं है कि बैठ के ऐसा तरीके से नेशनल इश्यूज को डिस्कस भी किया जाए, आप अपनी एग्जाम्पशन चाहते रहते हैं, वाई? बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से एहतसाब कभी भी इस हुकूमत की प्रायोरिटीज में शामिल नहीं था। अगर आपने एहतसाब करना हो तो फिर शोर नहीं मचाया जाता, फिर एहतसाब किया जाता है। इस हुकूमत को का एक ही वतीरा रहा है कि ये लोग आए हैं प्रोपेगेंडा के जरिए, और जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो कभी एहतसाब कर नहीं सकते। और ये कोई पाकिस्तान के अंदर पहला काम नहीं कि इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, ये काम हमेशा से जमहूरी हुकूमतों और अवामी लीडर्स के खिलाफ होता रहा है। तो जो भी ऐसी हुकूमतें बनती रही हैं मिलिट्री, उसी की ये बाकियात में से ये हुकूमत है। अब बताएं मुझे कब इन्होंने एहतसाब की बात की है? चले अभी इसी पे लेते हैं बात। ये मियाँ साहब के इशू पे बात हो रही थी। जो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से करार दिए गए डिस्क्वालीफाइड शख्स को अदालतों से जिनका जुर्म साबित हुआ, उसे ये नहीं पता चला कि अगर इन्हें इलाज के लिए भी भेजना है तो किस तरह भेजेंगे और किस तरह वापस लाना होगा। इस हुकूमत को इस बुनियादी चीज का नहीं पता। दूसरी बात, आज भी इनके पास जो प्रोसिक्यूशन है उसकी फौज मौजूद है, इनके पास नैब का इदारा। पहली ये हुकूमत है जिसने नैब की मिनिस्ट्री या एक मशीर बनाया हुआ है, और उसके बाद जिस तरह चेयरमैन नैब इस हुकूमत से मिलते हैं, किसी से नहीं मिला करते थे। तो मैं समझता हूं एहतसाब ना हुआ है ना होगा। इन्होंने पिछलों का क्या करना था। इनके दौर के अंदर करप्शन हुई है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा करप्शन है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तहत ये पाकिस्तान की सबसे करप्ट हुकूमत है। इसी हुकूमत के दौर में अरबों रुपए का आटे का स्कैंडल आया और इसी हुकूमत ने कमीशन बनाया, और इसी हुकूमत साबित भी हुआ कि वो करप्ट थे। चीनी का आया, चीनी पे कमीशन बना, पता चला कोई सजा नहीं हुई। ऑयल के ऊपर इनका बना, उस पर आपने देख लिया। गैस के ऊपर आपने इनके मसाइल देख लिए। तो मैं समझता हूँ एहतसाब इनके जहन में नहीं। अगर ये एहतसाब में डॉक्टर साहब सीरियस होते तो ये बड़े आराम से गुफ्तगू कर सकते थे, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कर सकते थे। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठते हैं, उनसे मामला डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं जी हमें आप एग्जाम्पशन दें, सबसे पहले हम किस तरह इनको एग्जाम्पशन दें, वो तो ये कहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल फ्रॉड है, एक फ्रॉड है। यही तो मैं कह रहा हूं, इनका काम ये एहतसाब करने नहीं आए, ये प्रोपेगेंडा करने आए हैं। इनका काम है गालियां बकना सुबह शाम, वो गलत वो गलत, क्योंकि ये इसी पे चले हुए हैं ना। और इन देखे ना इनकी परफॉर्मेंस है, ना इनके पास कोई प्रोग्राम है, ना इनके पास कोई आइडियोलॉजी है, ना इनके पास कोई विजन है,
3.5 साल में बेड़ा गर्क करके इन्होंने बता दिया कि ये कितने योग्य हैं। इन्हें एक ही काम आता है कि कितनी स्पीड से और कितनी बदजुबानी से अपने मुखालिफ को लताड़ना है और उसके खिलाफ गुफ्तगू करनी है। इसके अलावा तो 3.5 साल में मुझे बताएं ना कौन सा शोरा आफाक काम किया है। वजीर आजम ने आज तक असेंबली के अंदर, आप मुझे बता दें, कोई ऐसी प्रोडक्टिव बात की हो, कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम दिया हो जिसके अंदर अपोजिशन रुकावट है। मैं समझता हूं इनका काम ही इस पे चल रहा है कि ये सबको गालियां बके। लेकिन अब पाकिस्तानी अवाम समझ चुके हैं कि ये सबसे बड़ा चोर मचाए शोर है, ये सबसे बड़े डाकू हैं और ये इसी में बचे हुए हैं। शोर मचा दो, चले डाकू 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 डाकू, ताकि आपकी तो बताएं ना, जो दूसरा हमारा हिस्सा था सवाल, इंतखाबी इस्लाहात का भी जरा रोशनी डालें ना। वो तो आप लोगों का इनिशिएटिव, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये गवर्नमेंट करती है तो आप इनकार कर देते, वाई? देखिए, जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो इस तरह तो नहीं होंगी कि अगर आप ब्लैक मेलिंग के जरिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर छत दौड़ेंगे, आपके मिनिस्टर्स कहेंगे कि हम इलेक्शन कमीशन को आग लगा देंगे। भाई, अगर आपने इदारों के साथ ये सलूक करना है, उन्हें आपने आग लगानी है, तो आप कौन है? आपका काम तो इलेक्शन करवाना नहीं, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान का काम है। अभी आपने वो अफजल साहब की मिसाल दी कि पीपल्स पार्टी ने एम्पावर किया था। हम इदारों को एम्पावर करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करते हैं, हम पार्लियामेंट को एम्पावर करते हैं, हम ईसीपी को एम्पावर करते हैं। अच्छा, जब वो एम्पावर करते हैं तो जिसका वो काम है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो काम करे। हुकूमत कौन होती है? इस हुकूमत ने तो मौजूद नहीं होना अगले इलेक्शन में, वो तो कोई निगरान हुकूमत आएगी। इनकी जिम्मेदारी नहीं है इलेक्शन करवाना। ये कौन होते हैं ये शोर मचाने का? ईसीपी का काम है। ईसीपी देखे कि इलेक्शन शफाफ करवाने के लिए क्या कमियां हैं, वो पार्लियामेंट को भेजे अपनी डिमांड्स, और वहां पे पार्लियामेंट को सिफारिशात भेजे कि ये हमें मामलात चाहिए जिससे इलेक्शन शफाफ हो सकते हैं। मैं समझता हूं ये तमाशा है, ना इन्होंने एम्पावर किया। और डॉक्टर साहब, तो मैं समझता हूं ये जो काम हो रहा है पहले उसे रोकना पड़ेगा। हम पुराने लोग हैं, हमारे साथ ये तो धांधलियां हुई हैं। एक ही फैसला हुआ है 1990 के इलेक्शन के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इलेक्शन चुराए गए थे, आईजीआई बनवाया गया था, पैसे बटे थे, वो हमारे ही खिलाफ तो हुआ था सब कुछ। तो हमसे ज्यादा कौन इस पे तकलीफ की और होगा। लेकिन तरीका कार इख्तियार करें। ईसीपी और पार्लियामेंट का काम है, हुकूमत का तो ठीक है। जवाब लेते हैं ना इसके ऊपर उमर डार साहब से। डार साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी जिस तरह फरमा रहे हैं इस वक्त बैरिस्टर आमिर हसन साहब। लोगों का, या बहुत सारे राइटर्स का भी मैं पढ़ रहा था, एक नैरेटिव बिल्ड होता जा रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और वो ये है कि गवर्नमेंट जितने भी महाज हैं लार्जली उनके ऊपर फेल हो चुकी है, और उन महाजों में बड़ा महाज जो है वो इक्तिसादी बहरान है। सो क्या ये इक्तिसादी सूरत हाल हो, हमारी इकनॉमिक मिनिस्ट्री हो, या हमारा अकाउंटेबिलिटी का जिसका बड़ा हमने क्लेम किया था वो हो, या दीगर जो हम इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर चीज़ें करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट नोज डाइव जो है वो जा रही है और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप इन तमाम चीज़ों को? देखिए, पहले तो मैं आपको गुजारिश करूं मुर्तज़ा भाई, 20 अरब डॉलर का तजारती खसारा छोड़कर गए थे पिछली हुकूमत वाले, जब इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली। तो हमारी पहली कोशिश रही कि हम IMF के पास ना जाएं, उससे रब्ता ना करें। उस सिलसिले में चाइना, UAE, सऊदी अरब, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि किसी तरह हमने कोशिश करके उस तजारती खसारे को में कमी लाने की पूरी कोशिश की ताकि वो तजारती खसारा दूर किया जा सके। बहरहाल फिर खसारे का सामना आना शुरू हो गया और अभी हमें IMF से रब्ता करना पड़ रहा है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट बढ़ी हैं जी, 50% एक्सपोर्ट इस वक्त पाकिस्तान की बढ़ी हैं। फिर जो GDP है वो 4 से 5% उसकी ग्रोथ हुई है। हमारी 4 बम्पर क्रॉप्स हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ, बयान कर सकता हूँ। मेरा सवाल चले ये है कि आप जो कह रहे हैं, मैं एग्री टू इट व्हाटएवर यू आर सेइंग, लेकिन सवाल ये है डार साहब कि इसका असर आम शख्स की जिंदगी पे क्यों नहीं हो रहा? हम बाहर निकलते हैं, माइक पकड़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, आप यकीन करेंगे लार्जली लोग वो मिलते हैं जो एक ही चीज के सताए हैं, और वो कहते हैं, आप भी अवामी शख्स हैं, आपको भी मिलते होंगे, वो कहते होंगे कि जी महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दिया। आपका कितना बजट है, कितना सरप्लस है? मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ।
मुर्तज़ा भाई, मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि महँगाई जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है। मैं आपको गुजारिश करूँ, महँगाई अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, सारी दुनिया में महँगाई का क्रंच आया हुआ है ये कोरोना के बाद। ज़ाहिर-सी बात है उसके असरात पाकिस्तान में भी आएँगे। अब जो चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं पाकिस्तान में, उसकी उनकी प्राइसेज़ जो हैं ऊपर होंगी। तेल की कीमत सारी दुनिया में इस वक़्त बहुत हाई जा रही है। तो महंगाई की ये वजह है। लेकिन यहाँ जो लोग हैं, पाकिस्तान का जो मेजॉरिटी तबका है, वो समझता है कि शायद महंगाई जो है वो इस हुकूमत का फेलियर है। लोगों को दुनिया में जो इस वक़्त महंगाई का तूफ़ान बरपा हुआ है, उनमें वो नो-हौ नहीं है कि ये महंगाई जो है सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं आई हुई बल्कि पूरी दुनिया में आई हुई है और उसकी वजह सिर्फ़ ये है। और इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो 3 से 4 माह में महँगाई जो है वो ये चीज़ों की कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएँगी इंशाअल्लाह। मैंने अर्ज़ किया कि ऑन रिकॉर्ड है, आपकी स्टेटमेंट देख लीजिएगा, 3 से 4 महीने में आप कह रहे हैं कि महँगाई का ग्राफ नीचे आ जाएगा। इंशाअल्लाह ताला ये मेरी स्टेटमेंट भी है और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की भी स्टेटमेंट है। 3 से 4 माह में महँगाई जो है वो इंशाअल्लाह ताला वो नीचे आना, कीमतें स्क्वीज़ होना शुरू हो जाएँगी इंशाअल्लाह ताला। और इस वक़्त आप जानते हैं, आपको तो बखूबी पता है कि इस वक़्त पूरी दुनिया में महँगाई का क्रंच आया हुआ है। कोई इमरान खान साहब की हुकूमत का फेलियर नहीं है या गवर्नमेंट की कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हाँ। में महँगाई का तूफ़ान बरपा हुआ है। हाँ, ऑपोज़िशन के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है, उन्होंने इस बात को हवा देनी है, उन्होंने लोगों में ये बदगुमानी पैदा करनी है कि नहीं, नहीं, नहीं जी, ये पूरी दुनिया में महँगाई नहीं है, ये तो पाकिस्तान में हुकूमती नेग्लिजेंसी की वजह से महँगाई का तूफ़ान बरपा हुआ है, जबकि हक़ाइक़ इसके बरअक्स है, महँगाई पूरी दुनिया में आई हुई है। चलें, बहरहाल इसके ऊपर हम यकीनी तौर पे डिबेट कर सकते हैं, ये तो आपका कहना है। अब आगे बढ़ते हैं डार साहब। ये बताएँ कि चलें, ये तो एक आंसर हो गया या एक सेक्टर हो गया इन्फ्लेशन से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। अदर देन दैट गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के बारे में ज़रा थोड़ी लब कुशाई करें, हमारे व्यूअर्स को बताएँ जो आपको देख रहे हैं, कि पीटीआई ने गवर्नेंस के हवाले से और टॉप ऑफ द लिस्ट अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बहुत टॉल क्लेम्स किए थे। जिस तरह अभी बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे, आप ज़रा रोशनी डालें इसके ऊपर। आपको लगता है कि पीटीआई ने वो एहतसाब किया है अपने लोगों के साथ या उन जमातों के साथ जो एहतसाब ड्यू था, जो क्लेम किया गया था, जिससे लोग उम्मीद लगाए बैठे थे? आज भी बड़े मगरमच्छ जिसके मुँह में हाथ डाल के इमरान खान साहब कहते थे मैं पैसा निकलवाऊँगा, वेयर इज़ दैट पैसा और वो मगरमच्छ कहाँ पे हैं? कुछ लोगों को बताएँ प्लीज़, लोग जानना चाहते मैं मुर्तज़ा भाई, मैं एक बात को तो तस्लीम करूँगा कि जो एहतसाब तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान साहब करना चाहते थे, वो उस तरह हैं। एहतसाब हुआ नहीं है। लेकिन हाँ जी। आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब ने या पीटीआई की हुकूमत ने एहतसाब की कोशिश नहीं की। हुकूमत ने हर सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह एहतसाब की कोशिश की है। वो चाहे मियाँ नवाज़ शरीफ हों या आसिफ ज़रदारी साहब हों या जितने भी वो लोग जो हुकूमतों में रहे हैं, आज भी उनके केसेस अदालतों में चल रहे हैं। लोग गए हैं, अदालतें उन्हें आगे से रिलीफ दे देती हैं। अब जहाँ आगे हुँ, अदालत रिलीफ दे देती है, वहाँ तो हुकूमत कुछ नहीं हुँ, कर सकती। बाकी मैं अर्ज़ करता चलूँ, ये जो हमारे भाई हैं अभी बात कर रहे थे एहतसाबी अमल में नैब के बारे में। नैब यकीन जाने एक इंडिपेंडेंट अदारा है। गवर्नमेंट का उसके ऊपर कतई किसी सतह के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ना ही पाकिस्तान में कोई हम किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रहे हैं। ये एक अपोजिशन का हमेशा से ही रहा है कि अगर जब भी कभी कोई एहतसाब के कटहरे में आता है तो वो इस बात का वबीला शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है कि जी मेरे खिलाफ तो इंतकामी कार्रवाई हो रही है, मेरे खिलाफ तो इंतकामी कार्रवाई हो रही है। ये जस्ट पॉलिटिकल स्टंट है। हालांकि कोई हुँ। इंतकामी कार्रवाई तरीके इंसाफ की हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह किसी के खिलाफ नहीं हो रही।
ठीक है, आप साथ रहें। आमिर हसन साहब ये फरमाइएगा कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही जिसका ज़िक्र कर रहे हैं इस वक़्त डार साहब भी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये भी कहती है कि बहुत सारे केसेज़ बल्कि लार्जली केसेज़ हमारे बनाए हुए भी नहीं हैं। तो इसमें क्या हर्ज है कि अगर आपको या ऑपोज़िशन को तलब किया जाए और उन्हें तलब करके पूछा जाए कि जी आप हमें इन-इन चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी चाहिए जब कुछ गलत किया नहीं है। तो जाके क्लैरिटी देने में तो ज़ाहिर है कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई हिचकिचाहट भी नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? तो नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब, लेकिन कानून के अंदर रहते हुए सारे मामलात होने चाहिए। पहली बात कि कानून है नैब का, अगर आपने 6 हुँ, महीने के अंदर आपने ट्रायल करना है, तो इस पे तो सबरी ट्रायल है, ये करें फिर। अगर नैब ये नहीं कर रहा तो वो नाकाम है। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नैब के बारे में क्या कह चुकी है। जस्टिस पाकर वाला फैसला आया, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विच हंटिंग करते हैं, ये आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, ये पिग्मीज़ को नर्चर करते हैं, जो अवामी लीडरशिप है उसे ये खत्म करते हैं और ये जो पिग्मीज़ यानी कि बोने हैं, बोनों को ये लीडर बनाते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। दूसरी बात कि अगर आप बिल्कुल भाई हमें लेके जाएँ कटहरों के अंदर, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो कोई बात नहीं कि मेरी सियासी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी ही मैं कटहरे के अंदर खड़ा रहूँ और अदालतें कोई फ़ैसला ना करें और 15-16 हुँ, साल के बाद मुझे बाइज़्ज़त बरी कर दें और उसमें से हुँ, 12-13 साल मुझे जेल के अंदर रख और फिर ये जो प्रोपेगेंडा हो वो अलहदा हो और 13 हुँ, 14 साल मुझे जेल में रखें, 16 साल मुझे हुँ, अदालतों में फिराएँ और उसपे के बाद बाइज़्ज़त बरी कर दें। अब बताएँ, ये हुँ, हुआ नहीं है प्रेज़िडेंट आसिफ अली ज़रदारी के साथ? हुआ ना? किसने माज़रत की? हुँ, कौन से इदारे ने माज़रत की? कुछ भी नहीं हुआ। हुँ, तो मैं समझता हूँ जहाँ पे तमाशा लगाया जाता हो कि पॉलिटिशियन को डिसग्रेस करने के लिए, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उनके पॉलिटिकल प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए, ताकि वो भी कहीं और जाके सजदा रेज़ हों, वो भी वहाँ पे हुँ, तलवे चाटें, जहाँ पे अपने गमले में उगाए लोग सियासतदान तलवे चाटते हैं, वो नहीं करते, तो फिर उनके साथ ये सलूक किया जाता है। देखें ना, अगर इनके पास है तो ये एहतसाब करते ना। इमरान खान का 100 डेज़ प्लान तो ये था कि मैं पहले 100 दिन के अंदर मुल्क से हुँ, करप्शन करप्शन उखाड़ के रख हुँ, दूँगा, हुँ, मुकदमे ऐसे कर दूँगा। खात्मा भाई करेंगे। अब 1200 दिन हो गए हैं। अब सवाल अभी-अभी आप ये बात करेंगे। अभी कहते हैं नैब बड़ा आज़ाद है। ये आज़ाद है जी। वुज़रा जो हैं, वो हरकारे बने हुए हैं नैब के। वुज़रा कहते हैं अब ये अरेस्ट होगा, नैब उसे पकड़ने चला जाता है। ठीक है। लेकिन वज़ीरों के अंदर जिनके ऊपर केसेज़ हैं, समेत प्राइम मिनिस्टर हुँ, के, उनके बारे में वज़ीर इत्तलात कहता है कि प्राइम मिनिस्टर का केस खत्म करो। इस तरह काम नहीं होता वज़ीर आज़म के ऊपर, तुमने केस क्यों बनाया है? और वुज़रा को कोई पकड़ता ही नहीं है। उनके बारे में कोई बात ही नहीं होती है। सारे ठीक मालम ठीक जब्बा है। स्कैंडल हो और इतने-इतने बड़े कमीशन में आए। तो मैं समझता हूँ ये तो नहीं। दूसरी बात, मुझे इकोनॉमिक अफेयर्स पे ज़रूरी बात करनी है। देखिए ये कह देना कोई जी। बात नहीं कि ये जी पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फिनोमेना है, इस वक़्त महँगाई है। हुँ, भाई इंटरनेशनल फिनोमेना सिर्फ़ महँगाई नहीं है। उसमें फिर इनकम भी बढ़ाई जाती है। लोगों की आमदनी बढ़ाएँ, महँगाई लोग बर्दाश्त कर लेंगे। लोगों की आमदनियाँ बिल्कुल। कम करें, तो वो महँगाई कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमारे दौर के अंदर हुँ, डॉक्टर साहब रिसेशन था, जब 2008 में हुँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई थी और तारीख का बदतरीन रिसेशन था और जो तेल की कीमतें थी आलमी मंडी में, उतनी आज तक नहीं हुई जितनी हमारे दौर में थी। लेकिन हमने अवाम तक उसके नहीं पहुँचने दिए। ठीक। महँगाई को कंट्रोल भी आपने किया, वहाँ तक उसकी लेकिन अगर थोड़ी-सी नहीं महँगाई पहुँचने दी। आप मेरे तो सामने हमने आपको राइट साहब तनख्वाहों में इज़ाफ़ा क्या ठीक है आमिर 175%। साहब, मैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो अब मैं आना चाहूँगा उमर डार साहब की तरफ। डार साहब ये फरमाइएगा कि इक़्तिसादी मामलात, गवर्नेंस से रिलेटेड मामलात और इससे बढ़ के जो इंतखाबी इस्लाहात हैं, उससे रिलेटेड मामलात हमने डिस्कस कर लिए। ज़ाहिर है आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आपका कहना और है, ऑपोज़िशन का और बहुत सारे एनालिस्ट का और एनालिटिकल राइटर्स का कहना कुछ और है। एक और चीज़ है, वो है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस। एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम जो लगता है, वो लगता है कि ज़रूरत से बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान वाले मामले के अंदर तालिबान के साथ दोस्ती यारी और दूसरा कश्मीर वाले मामले में कश्मीर के ऊपर वो पोज़ीशन ना लेना या वो काम ना करना जो किए जाना ज़रूरी था। आप इसके भी ज़िम्मेदार ऑपोज़िशन को करार देते हैं या इंटरनेशनल कोई वजूहात को करार देते हैं या आपके ख़्याल से कि इसमें हमारे से कहीं न कहीं कोई सही डिसीज़न नहीं हुआ?
नहीं, कतन ऐसा नहीं है। मैं किसी को इसका ज़िम्मेदार करार नहीं देता। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने मसला कश्मीर, आप भी जानते हैं, जिस ज़ोरदार आवाज़ से हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा में जब वो गए, उसको उठाया। इसकी तो पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। और जहाँ तक ताल्लुक़ है अफ़गानिस्तान का, तो अफ़गानिस्तान के बारे में मैं आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन से ये कहा कि वार अगेंस्ट जो वहाँ अफ़गान वार है, ये इसका हल नहीं है और अमेरिका को शिकस्त होगी। और 20 साल बाद जो बात हुँ, इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे थे, 20 साल बाद अमेरिका को उसी चीज़ का सामना करना पड़ा। अमेरिका को हुँ। वहाँ से ज़लील-ओ-ख्वार होके वहाँ से रातों-रात निकलना पड़ा, बल्कि भागना पड़ा। तो अब जो अफ़गानिस्तान के हालात हैं, इस वक़्त वहाँ आपको पता है 4-5 करोड़ की आबादी है अफ़गानिस्तान में। अगर वहाँ अफ़गानिस्तान में अनारकी आ जाती है उसके बाद और हाँ, अफ़गानिस्तान के मामलात को कोई सँभाला नहीं देता, तो उस अनारकी के असरात पूरे ख़ित्ते पर जो है वो असरअंदाज़ होंगे। तो पाकिस्तान हुकूमत की ये कोशिश है कि अफ़गानिस्तान में अनारकी ना फैले, जिसकी वजह से बाद ये सारा खित्ता मुतासर होगा। और मैं आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ, पहले हुँ, तो एक 9/11 हुआ था। अगर हुँ। अफ़गानिस्तान के हालात को सँभाला नहीं दिया जाता, चूँकि वहाँ इंसान बस रहे हैं, अगर उनका सिलसिला उनको सँभाला नहीं दिया जाता, तो ये तो 9/11 जगह-जगह होंगे फिर पूरी दुनिया में। तो हुकूमत की अच्छा, अच्छा, कोशिश है और ये मेरी इमरान बात खान सुनिए साहब का एक विज़न है, मैं आपको मेरी बात बताऊँ, एक दूरअंदेशी है कि वो वक़्त से पहले मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। अब आपने आपकी हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी और उसकी मंज़ूरी भी हुई। ऑपोज़िशन को उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसमें बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात में से एक तहफ़्फ़ुज़ उनको ये था कि आपने किसी से पूछना, डिस्कस करना, किसी को मलूज़ ख़ातिर रखना, आपने सोचा ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं किया, आपको गवारा ही नहीं हुआ कि आप ऑपोज़िशन को बुलाएँ और बिठाएँ और पूछें कि जी हम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मुरतब करने जा रहे हैं, इसका ताल्लुक सियासत से नहीं है, मुल्क से है। एक तो उनका गिला ये है, लेकिन चलें हम उनके गिले को छोड़ते हैं, ऑपोज़िशन का तो काम ही है जी गिले करना। अब सवाल ये है कि उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के मंदरजात बहुत सारे सामने आने हैं, लेकिन अभी तक जो आए हैं उसमें एक ये है कि आप लोग इमदाद करेंगे और आप कर रहे हैं अफ़गानियों की और आप इमदाद करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाले पाकिस्तानी हैं उनकी। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में जो अफ़गानियों की मदद आप कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, क्या आपके मुल्क के हालात, आपके मुल्क के माली मामलात आपको इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि आप ये कदम उठा सकें? और अगर इजाज़त देते हैं, तो यहाँ के लोग जो हैं वो फिर क्यों बार-बार इसका गिला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम जो है वो लुट गए, मर गए, हमारे पास 2 वक़्त के लिए खाने की रोटी नहीं है। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? कह रहे हैं देयर जी, इज़ नो उमर साहब। डाउट कि पाकिस्तान इस वक़्त एक मुश्किल वक़्त से गुज़र रहा है और लेकिन जहाँ तक सवाल है अफ़गानिस्तान के मामले का, तो आपने देखा कि पिछले दिनों में इसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ओआईसी की जो 47 जो कंट्रीज़ की यहाँ इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई है, जिससे तमाम मुल्कों को हुकूमत पाकिस्तान ने अपील की है कि वो आगे बढ़ें और अफ़गानियों की इस हालात में मदद करें और उसमें बहुत सारे ममालिक हैं जो कर भी रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जाके करेंगे। ये कई सालों के बाद पाकिस्तान में एक इस्लामी ममालिक की इतनी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस हुई है। पहली बात ये है कि जहाँ तक अफ़गानिस्तान का अमल दखल है, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान खुद से नहीं बल्कि दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं, उनको भी कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम में हमें जॉइन कर रहे थे उमर डार साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ मौजूद थे बैरिस्टर आमिर हसन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में जॉइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।